हेलो एवरीवन। आज के नागरिक शास्त्र की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वह है आसियान और भारत। आसियान आप सब जानते हैं कि दक्षिण आसियान और भारत। आसियान एक ईस्ट एशियन नेशंस यानी कि पूर्वी एशिया के देशों का एक संगठन है। क्या कहते हैं आसियान को? आसियान ASEAN यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियान। एशियान की स्थापना सन 1967 में हुई थी और इसके संस्थापक देश 5 थे। कौन संस्थापक देश थे? मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर और इंडोनेशिया। ये 5 इसके संस्थापक देश थे जब 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन वर्तमान में इनके सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? कुल सदस्य कितने हैं? 10 और देश इसमें शामिल हो गए और ये सब साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं। तो इस प्रकार एशियान में कुल 10 देश शामिल हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस एशिया की गणना दुनिया के पिछड़े क्षेत्रों में की जाती है, वहां एक इस तरह के विकसित संगठन का निर्माण करना जो अपनी शैली के लिए विशेष रूप से पहचाना जाता है। और आज आसियान शैली की चर्चा की जाती है। अक्सर अधिकांश परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है, यहां तक कि यूपीएससी की परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछा गया, आसियान शैली क्या है? आसियान शैली ये अपने नाम से जाना। और क्यों जाना जाता है आसियान शैली? किस बात के लिए? सहयोगात्मक क्षेत्रवाद। स्पिरिट देखिए, एमिटी एंड कोऑपरेशन, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में जो परस्पर समझ है, आज दुनिया के किसी भी क्षेत्रीय सहयोग संगठन में उस परस्पर समझ का, उस लेवल का अभाव है। यहां तक कि दुनिया का सबसे विकसित महाद्वीप अगर कहें यूरोप, जो बहुत वर्षों तक दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों पर शासन करता रहा, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यहां तक कि खुद अमेरिका भी यूरोप के शासन से मुक्त नहीं रहा। कभी अमेरिका भी यूरोप का उपनिवेश हुआ करता था। उस यूरोप में जिस संगठन का निर्माण किया गया है, जिसे हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं, वहां भी तमाम तरह के मतभेद अक्सर नजर आते हैं। आप ब्रेक जानते होंगे जो वहां पे है। बहुत सारे देश, 28 देशों में कई सारे देश वहाँ के कॉमन मुद्रा में शामिल नहीं है, या यूरो जो वहाँ की मुद्रा है उसमें शामिल नहीं है। और तमाम सारे देश वहाँ के फ्री ट्रेड एरिया में पार्टिसिपेट नहीं करते। जबकि आसियान, इन लोगों ने, आसियान देशों ने, ये 10 देशों ने फ्री ट्रेड एरिया पूरे क्षेत्र को घोषित कर रखा है। नो टैरिफ, नो टैक्स, नो हैरेसमेंट, नो ऑब्स्ट्रक्शन। कोई बाधा नहीं, कोई टैक्स नहीं, किसी तरह का रुकावट नहीं, कोई अड़चन नहीं। फ्री ट्रेड करते हैं ये 10 देश आपस में। और इसका परिणाम यह है कि छोटा छोटा देश, बहुत छोटे छोटे देश हैं, और इन छोटे छोटे देशों ने मिलके आज दुनिया के संपूर्ण व्यापार का, वर्ल्ड ट्रेड में, विश्व व्यापार में अकेले इनका हिस्सा कितना है? 7%। विश्व व्यापार में अकेले 7% की भागीदारी करते हैं छोटे छोटे देश, नन्हे नन्हे देश। और इनकी अगर अर्थव्यवस्था देखें, कलेक्टिव अगर जीडीपी इनका देखें, कलेक्टिव अर्थव्यवस्था देखें, तो दुनिया में आसियान की अर्थव्यवस्था, आर्थिक ताकत इनकी देखिए, आर्थिक शक्ति दुनिया की चौथी, 4th इकॉनमी होती है, जो 2023 में 4.1 बिलियन डॉलर की
ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी इनकी थी। 4.1 ट्रिलियन डॉलर। अगर अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो चौथी अर्थव्यवस्था बनाती है दुनिया की। तो ये छोटे छोटे देश परस्पर सहयोग से और एक दूसरे के संप्रभुता, एकता, अखंडता का सम्मान करके ऐसे सहयोग संगठन का, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन का निर्माण करने में सफल हो पाए हैं जो आज दुनिया में एक आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। इसी कारण यह माना जाता है कि आसियान दुनिया में शक्ति या सत्ता का उभरता हुआ एक मजबूत केंद्र है। अब हम बात करते हैं आसियान ने अपनी ताकत को कैसे बढ़ाया है। इन छोटे छोटे देशों की सीमित क्षमता है। यह अलग की बात है कि जो समृद्धि का दर है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और उसमें उत्पादन में जो वृद्धि का दर है, उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। इनका 5.5% का योगदान है पूरे विश्व में। लेकिन जिनकी छोटी क्षमता है, प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी दुनिया का सबसे ज़्यादा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आप जानते हैं एफडीआई के लिहाज से यह क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है और अकेले 17% एफडीआई, यानी कि दुनिया के सारे विकसित देश, दुनिया की सारी मल्टीनेशनल कंपनियां अगर कहीं इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता देती हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, तो इस लिहाज से एशियान उनका सबसे सुगम और प्राथमिकता वाला स्थान है। अब आगे बढ़ते हैं। एशियान को देखिए कितने समझ के साथ, कितने अंडरस्टैंडिंग के साथ इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया है। इन्होंने AFTA यानी कि एशियान फ्री ट्रेड एरिया, AFTA इन्होंने गठन किया है, बनाया है, एक क्षेत्र बना लिया है। और इसमें आप देखिए कौन कौन है। इसमें चीन, भारत, जापान और तमाम दुनिया की मजबूत इकानमी को उन्होंने जोड़ रखा है। आप आइए और फ्री ट्रेड एरिया करिए। आज इसका रिजल्ट यह है कि सभी देशों की प्राथमिकता में एशियान शामिल है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी को देखते हुए जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और भारत, जिसका एक मजबूत साथी था सोवियत संघ, आर्थिक साझेदार, रणनीतिक साझेदार, तमाम स्तरों पर भारत का अभिन्न सहयोगी था, ऐसे में भारत को आवश्यकता महसूस हुई कुछ मजबूत इकानमीज की, कुछ मजबूत क्षेत्रों की, जहां से अपने आर्थिक रिश्ते को बना के भारत एक साथ दो काम करना चाहता था। पहला काम, आर्थिक क्षेत्र में जो कमजोरी आई थी, आपको याद होगा सन 1990 का दौर, भारत में बहुत ही गहरा आर्थिक संकट आ गया था। यहां तक कहा जाता है कि भारत के पास जो फॉरेन रिजर्व था वो बमुश्किल 1 महीने का बचा हुआ था, जिससे हम तेल और जरूरी सामान विदेश से आयात कर सकते थे। ऐसी स्थिति में भारत ने अपनी इकॉनमी को ओपन किया। पहली बार उदारीकरण की गाड़ी पर भारत सवार हुआ, यानी कि विनिवेशीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, इन 3 कॉन्सेप्ट्स को अपना के भारत ने अपनी इकॉनमी को खोला। जब भारत ने अपनी इकॉनमी को खोला तो ऐसे ही समय में, ठीक ध्यान दीजिए, सन 1992 में भारत में कांग्रेस की सरकार थी। नरसिंह राव, श्री नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने जिस नीति को अपनाया एशियान से संबंध बनाने के लिए, वह था पूर्व की ओर देखो नीति। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि लुक ईस्ट पॉलिसी, इसको क्या कहते हैं? लुक ईस्ट पॉलिसी। कि लुक ईस्ट पॉलिसी किसने शुरू की थी? आपका उत्तर है लुक ईस्ट पॉलिसी नरसिंह राव जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके शासनकाल में शुरू किया था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि लुक ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से एशियान के बढ़ते हुए आर्थिक प्रभाव को हम एक्सप्लोर कर पाएं, वहां से लाभ ले पाएं और उस लाभ से भारत अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कर सके और मजबूत कर सके। एक बात, इसको थोड़ा सा आर्थिक लिहाज से इसको और बढ़ाएंगे। सिर्फ आर्थिक उद्देश्य नहीं था। जब एशियान का गठन किया गया था तो आर्थिक उद्देश्य के साथ साथ रणनीतिक सहयोग भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि चीन जिस तरह से हाल के वर्षों में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, जिसे आप इंडो पैसिफिक एरिया कहते हैं और चीन के प्रभाव का हिंद महासागर वाला क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर चीन ने अपनी दखल बहुत तेजी से बढ़ाई है।
चीन इस पूरे क्षेत्र को गवर्न करना चाहता है और इस मजबूती के साथ अपने नौसेना का प्रभाव बढ़ाया कि न केवल भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका तक इस बात से चिंतित हैं कि अगर चीन की हेजेमनी यानी कि वर्चस्व इस इंडो पैसिफिक और हिंद महासागर के क्षेत्र में अगर स्टैब्लिश हो गया तो इनको व्यापार करने में बहुत दिक्कत होगी। जब मैं पैसिफिक का एरिया कह रहा हूं तो आपको समझने के लिए बता दूं कि प्रशांत महासागर से लिए हुए हिंद महासागर का जो पूरा कर्व बनता है, यह पूरा व्यापारिक मार्ग दुनिया का सबसे सघन और सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग है। दुनिया का सबसे ज़्यादा व्यापार शिप के माध्यम से, समुद्री जहाज़ों के माध्यम से इसी क्षेत्र से होता है। इसलिए आपको याद होगा, मैंने पहले भी बताया था कि यह तमाम रणनीतिकारों की यह घोषणा है कि जो इस क्षेत्र पे कंट्रोल करेगा वही पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। ऐसे में भारत की चिंता है और इन देशों के बीच चिंता है। इसीलिए आपको याद होगा सन 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इस लुक ईस्ट पॉलिसी को और मजबूत किया गया और क्या कहा गया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब कि एक्ट का मतलब एक्शन, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट का मतलब एक्शन, एक्शन का मतलब इसका और विस्तार सिर्फ आसियान तक नहीं, सिर्फ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों तक नहीं, बल्कि पूर्व एशियाई के और देशों तक, जापान, कोरिया और तमाम ऑस्ट्रेलिया तक को इसमें सम्मिलित किया गया। इन देशों तक भारत ने अपने आर्थिक विस्तार, अपने आर्थिक व्यापार को गति दी, वहां तक पहुंचाया और इन देशों के साथ भारत ने एक रणनीतिक साझेदारी भी की है। रणनीतिक साझेदारी इसलिए कि इस क्षेत्र की सुरक्षा को सुरक्षित किया जा सके, स्टैब्लिश किया जा सके। और यही कारण है क्वाड, जो क्वाड संगठन है, क्वाड, इस क्वाड में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑस्ट्रेलिया, जापान इत्यादि ये देश मिलके इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ऐसा करना चाहते हैं। तो आज की तिथि में अगर हम कहें तो जो आसियान है वह इस लिहाज से दुनिया का एक मजबूत शक्ति का केंद्र बन रहा है क्योंकि न केवल इसने अपनी आर्थिक क्षमताओं का विस्तार किया है, बल्कि इनके आर्थिक क्षमताओं को दुनिया के तमाम देश, विकसित देश, शक्तियां रिकॉग्नाइज करती हैं और इन क्षेत्रों से अपने संबंध स्टेब्लिश करना चाहती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आसियान दुनिया का एक मजबूत शक्ति का उभरता हुआ केंद्र है। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे समझा होगा। कहीं कोई प्रश्न है तो आप पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।